नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन एजुकेशन के इनिशिएटिव के तहत बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट चल रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। इस वीडियो से पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की परिभाषा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण जिसके हमने 7 नियम पढ़े हैं, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के वर्गीकरण का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के वर्गीकरण का अगला टॉपिक करेंगे, जो है सेतु बंधित एल्केल यौगिक। लास्ट हम कर चुके थे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बीएससी पार्ट थर्ड और यूनिट थर्ड। देखिए, इससे पहले वर्गीकरण का जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में हमने किया है, वर्गीकरण के टॉपिक में हमने किया है कि यौगिक किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण था मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर, मेटल कार्बन जो बंध है उसके आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण था मेटल कार्बन बंध के आधार पर जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि यौगिक किस प्रकार के होते हैं। यौगिक हो सकते हैं आयनिक प्रकार के, यौगिक हो सकते हैं सहसंयोजक प्रकार के, और जो सहसंयोजक यौगिक हैं ये, इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार हैं वो हमने किए हैं। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक हैं, उसके अंदर सबसे पहले सेतु बंधित प्रकार के, ब्रिज बॉन्डेड, और नेक्स्ट हैं सैंडविच प्रकार के। एक बार हम थोड़ा सा हल्का सा बात करेंगे सेतु बंधित या ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा। हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेतु बंधित प्रकार के कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे अभी सेतु बंधित का मतलब इस प्रकार के यौगिक जिनके अंदर ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है, कोई लिगैंड एज ए ब्रिज काम करता है। जैसे इससे पहले वाले कंपाउंड में CH3 जो एक लिगैंड की तरह व्यवहार कर रहा है, ये एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बीच में एज ए ब्रिज काम कर रहा है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये केवल वही कंपाउंड होते हैं जिनमें बॉन्ड बनने के बाद भी, बंध बनने के बाद भी अष्टक कंप्लीट नहीं होता, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकार के यौगिक होते हैं। तो इसी में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे वेनेडियम जो हेक्साकार्बोनिल है उसके बारे में। वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल के 2 कंपाउंड यहाँ पर देखिए दे रखे हैं। देखिए, इस प्रकार का कंपाउंड होता है वेनेडियम एक, देखिए वेनेडियम, नेक्स्ट यहां पर ब्रिज बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर भी क्या आएगा? वेनेडियम। ये ब्रिज बॉन्डेड किस तरीके से होगा? ब्रिज बॉन्डेड होगा कार्बोनिल से, ब्रिज बॉन्डेड होगा कार्बोनिल से, ठीक है। ब्रिज बॉन्डेड होगा कार्बोनिल से। तो यहां पर बाकी सारे के सारे कार्बोनिल्स आ जाएंगे, यहां पर इस तरीके से कार्बोनिल्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, और इसके पास में भी कार्बोनिल कंपाउंड्स लगे हुए हैं। इसीलिए इसको कहते हैं वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। और ये है क्या?
वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल की ट्वाइस है, 2 है, तो बिस हो सकता है। यहाँ पर ये ब्रिज बॉन्डेड का मतलब क्या है, देखिए बीच में जो लगा हुआ है ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक सेतु की तरह काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इस वैनेडियम और इस वैनेडियम के बीच में। इसीलिए इनको कहा जाता है सेतु बंधित प्रकार के एल्काइल कंपाउंड। तो इसके बारे में हम लास्ट बात कर चुके हैं। आज हमने बात की थी, पहले हमने बात की थी टेट्रामेथिल एल्युमिनियम के बारे में, और आज हमने बात की है वैनेडियम हेक्साकार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं और हम बात करते हैं देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा है उसको देखिए ध्यान से। उसको देखिए ध्यान से। वर्गीकरण का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सहसंयोजक प्रकार के कंपाउंड के अंदर ही विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंधित यौगिक का पहला सेतु बंधित, और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है ये है सैंडविच कंपाउंड। अब सैंडविच क्या होता है, इसको हिंदी में भी सैंडविच बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको सैंडविच बोलते हैं। अब देखिए सैंडविच क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक है ए और दूसरा भी है ए। अगर इसके बीच में एक लेयर बी की आ गई तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड को सैंडविच कहा जाता है। ध्यान देखिए सैंडविच क्या है। ब्रेड के 2 स्लाइस होते हैं, नीचे भी ब्रेड होता है, ऊपर भी ब्रेड होता है, और उसके बीच में मटेरियल भरा रहता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सैंडविच। यहां पर भी यही चीज होगी। देखिए इस प्रकार के यौगिक में ये जो यौगिक है, सबसे पहली बात जो सैंडविच प्रकार के यौगिक होते हैं ये होते हैं विस्थानीकृत वलययुक्त यौगिक। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन के वलययुक्त यौगिक, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन के वलययुक्त यौगिक होंगे विस्थानीकृत प्रकार के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सैंडविच यौगिकों के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये जो वलय होगी ये किस प्रकार की होगी, ये वलय होगी एरोमेटिक प्रकार की वलय होगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो वलय, फिर बीच में मेटल, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, वलय, मतलब रिंग मेटल रिंग। तो इस तरीके से सैंडविच बन गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिंग आएगी और बीच में क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, इसमें होता है अतिव्यापन, और अतिव्यापन किसमें होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वलय का जो पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए अतिव्यापन किसमें होता है, सबसे पहले बात तो ये एरोमेटिक प्रकार की वलय होती है इसमें, इसको यहीं पर मेंशन कर देते हैं अपने। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कौन सी वलय होती है, एरोमेटिक टाइप की वलय होती है। और इसी के अंदर एक और चीज हम देखते हैं, वो क्या है, वो ये है कि ये जो वलय है ये एरोमेटिक टाइप की तो है ही है, इसके अलावा इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन का जो अब्र है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस मेटल का डी कक्षक, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस मेटल का डी कक्षक आपस में क्या करते हैं, आपस में होते हैं ओवरलैप, आपस में होते हैं ओवरलैप, जिसको हम बोलते हैं अतिव्यापन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, देखिए इसके अंदर हमने देखा है कि सैंडविच प्रकार के कंपाउंड है, और है कौन से। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये सैंडविच प्रकार के कंपाउंड किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड कौन से हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है फेरोसिन, इसका एग्जाम्पल है फेरोसिन। फेरोसिन, अगर हम फेरोसिन के बारे में बात करें तो जो फेरोसिन है, फेरोसिन का फॉर्मूला होता है C5H5 ट्वाइस Fe। तो इसका मतलब ये एक सैंडविच कंपाउंड हो गया जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एक होगा C5H5। इस C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और इसी के साथ में क्या होगा, इसी के साथ में एक आयरन होगा और फिर क्या आ जाएगा C5H5। अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो ये होगा क्या, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन का कंपाउंड होगा। किस तरीके से बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं और बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। ये यौगिक कौन सा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सैंडविच यौगिक के बारे में, सैंडविच कंपाउंड के बारे में। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल Fe, और इस तरीके से नीचे भी हो गए। ये दोनों रिंग एक ही साइज की होती हैं। यहां पर डबल बॉन्ड, दोनों रिंग एक ही साइज की होती हैं। यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, इसी तरीके से यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक क्या पाया जाएगा, Fe। तो ये बीच में क्या हो गया, आयरन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, और ये क्या है, आयरन। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, IUPAC नामकरण हो जाएगा, वो क्या होगा, देखिए हमने कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर कोई इस प्रकार का कंपाउंड हो जिसमें डाई ट्राई शब्द पहले से आ जाए, लेकिन फिर भी कोई दो चीजें सेम हो, दो कार्बनिक ग्रुप सेम हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं बिस। बिस, तो इसका आ जाएगा बिस साइक्लोपेंटा। अब देखिए इसको सारे को एक ही तरीके से लिखना है, एक ही जगह पर लिखना है, तो मैं जो इसका नाम है उसको देखो कहां पर करूंगा, देखिए इसका नामकरण हम किस तरीके से करेंगे। दो वलय हैं और ये दोनों की दोनों वलय किस तरीके की हैं, यहां पर ये दो वलय हैं, दोनों की दोनों वलय एक जैसी हैं, तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, अगर दो चीजें एक जैसी हों
तो उसके नाम के पहले आता है बिस। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो सारा का सारा नाम एक ही जगह पर होना चाहिए, बिस साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन। ये इसका नामकरण इस तरीके से, बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है उसको देखिए। धातु परमाणु दोनों वलयों के बीच इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड की जो दूरी है वो समान रहती है। तो देखिए यहां से ये मेटल है, ये दोनों कार्बन है और दोनों तरफ यहां पर कार्बन है। तो इसमें होगा क्या, धातु परमाणु जो है वो इन कार्बन से इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा कि मेटल कार्बन बॉन्ड की जो दूरी है वो सभी जगह पर समान होगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहां पर मेन बेसिकली चीज क्या हुई है वो ये है कि C5H5 माइनस और एक C5H5 माइनस, ठीक है, इन दोनों ने किसके साथ में युग्म किया है, Fe+2 के साथ। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। मतलब एक C5H5 माइनस ये होगी, इसीलिए इसको डाई इनाइल, इसीलिए इसको इनाइल बोलते हैं। एक C5H5 ये हो गई, इन दोनों ने किसके साथ युग्म किया है, Fe+2 में युग्म किया है। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है, देखो अगर हम Fe के बारे में बात करते हैं तो जो Fe है ये कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6, ठीक है। कैसे, देखिए अभी थोड़ी देर में देखते हैं अपने। देखिए यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 और 2 20 और 6। देखिए यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 10 और 12 और 6 18 और 6 कितने होते हैं। अब यहां पर 3s2 3p6 और 3d6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे, अब हम यहाँ पर ये 3d6 है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस 3d6 को यहाँ पर लिखेंगे 3d8, क्योंकि हम Fe की बात कर रहे हैं। जब हम Fe+2 के बारे में बात करेंगे, Fe+2 के बारे में बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहां से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए Fe+2 में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये 3d6 हो गया। अब D जो होता है वो इस तरीके से होता है, मान लीजिए D हमारे पास ये है 3D है, 3D है 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। छठा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहां भरा हुआ है, इस जगह पर। अब इसने क्या करना है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाने। मैंने आपको ये कहा था कि जो ये कंपाउंड होते हैं इनमें होता क्या है, इनमें होता है रिक्त डी कक्षक प्लस पाई इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन, पाई इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन। और ये ध्यान रखना है कि ये रिक्त डी कक्षक कौन उपलब्ध करवा सकता है, केवल मेटल उपलब्ध करवा सकता है, ठीक है। रिक्त डी कक्षक कौन उपलब्ध करवाता है, केवल मेटल उपलब्ध करवाती है। तो अब समझिए अब क्या होगा, ये तो डी है, ये क्या करेगा, यहां से सभी इलेक्ट्रॉन को, अब यहां पर कोई भी डी कक्षक खाली नहीं है, लेकिन इसको फिर भी जो डी कक्षक है रिक्त वो उपलब्ध करवाना। तो क्या हो, अगर ये इधर चला जाए और 2 बीच में आ जाए, मान लीजिए यहां से हट गया, ठीक है, ये भी यहां से हट गया, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा है तो नेक्स्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। सारे के सारे क्या हो गए, युग्मित प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए, युग्मित प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इन खाली कक्षकों में क्या आएगा,
पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो भी किसके, वलय के। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो भी किसके, वलय के। मतलब रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ गए। ठीक है, अब क्या हो गया, सारे का युग्मन हो गया। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आ गए, तो क्या यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा प्रतिचुंबकीय प्रकार का, मतलब डायामैग्नेटिक प्रकार का कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यह संरचना 2 C5H5- वलयों और Fe+2 आयन के संयोग से बनी हुई है। देख लीजिए, ये भी C5H5 है, ये भी C5H5 और Fe+2 है। इसमें 6 डी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। पहले पूरे में फैले हुए हैं, अब ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर रहेंगे, युग्मित हो जाएंगे। जो 2 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाते हैं, मान लीजिए DXY और DYZ इन्होंने उपलब्ध करवा लिए। जो 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल के भरे हुए पाई कक्षकों के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन वलय, ये पाई कौन से हैं, पाई कक्षक हैं, पाई कक्षक हैं ये। इनके साथ में क्या करते हैं, इनके साथ में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, Fe5H5 के ट्वाइस का। अब देखो, रिक्त डी कक्षकों में पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इससे क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रतिचुंबकीय प्रकार का। क्योंकि जब हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर की एक सामान्य सी शर्त होती है कि अगर किसी भी यौगिक में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होता है, किसी भी यौगिक में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड होगा तो वो अणुचुंबकीय होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर उसके अंदर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित या अनपेयर्ड नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब प्रतिचुंबकीय प्रकार का पदार्थ बन जाएगा। तो अभी तक हमने सैंडविच कंपाउंड के बारे में बात की। सैंडविच का मतलब है जिसमें 2 वलय में एक क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, और इस तरीके से जो एक सैंडविच का फॉर्मेशन हो जाता है, एक रिंग ऊपर होगी, एक रिंग नीचे होगी और उसके बीच में क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। निकोलोसिन, मतलब निकल जब साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ में जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल निकल। उसी प्रकार से जब रुथीनियम जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, रुथीनोसिन। मतलब जब 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बीच में रुथीनियम जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल रुथीनियम। उसके बाद में अगर इसमें रोडियम जुड़ता है तो उसको रोडोसिन बोलेंगे, और अगर उसमें क्रोमियम जुड़ता है तो ये बेंजीन है। ये देखिए, ये अलग है, ये किसका है, ये बेंजीन है, ये तो बेंजीन है, लेकिन ये सारे के सारे कितने हैं, 5 कार्बन है। ये भी क्या है, 5 कार्बन है, ये भी क्या है, 5 कार्बन है। ये सारे के सारे 5 कार्बन के हैं, और बेंजीन जो है वो 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की सैंडविच यौगिक के बारे में। सैंडविच यौगिक का मतलब जिसके अंदर 2 रिंग पाई जाएंगे और उसके बीच में एक कंपाउंड और पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिफिन प्रकार के कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे ओलिफिन के बारे में। किसके बारे में, ओलिफिन के बारे में। ओलिफिन कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है, ओलिफिन कंपाउंड को ही एसिटिलीन कंपाउंड बोला जाता है। ओलिफिन कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है, एसिटिलीन कंपाउंड बोला जाता है। मतलब यही एसिटिलीन प्रकार के कंपाउंड होते हैं। देखिए किस तरीके से ये कंपाउंड होंगे और किस तरीके से कार्य करेंगे उसके बारे में अपने बात करते हैं। ओलिफिन, सबसे पहली बात, ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे संक्रमण तत्व के द्वारा। मतलब किसके द्वारा बनाए जाएंगे, संक्रमण तत्व के द्वारा, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा बनाए जाएंगे। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है डबल बॉन्ड या इसमें हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, द्विबंध अथवा त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। इसमें 2 प्रोसेस होंगे। देखिए जो ओलिफिन प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ओलिफिन कंपाउंड में 2 प्रोसेस होते हैं। ओलिफिन में
ओलिफिन जो कंपाउंड है इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल का रिक्त, मतलब वैकेंट धातु, वैकेंट कक्षक, मेटल का जो रिक्त कक्षक है, वैकेंट है जो रिक्त कक्षक, ये क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा, अतिव्यापन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, पहली चीज, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये तो रिक्त कक्षक है, इसी के साथ साथ ये तो होगा ही होगा, इसी के साथ मेटल का, इसी के साथ मेटल का पूर्ण भरा कक्षक, पूर्ण भरा कक्षक प्लस ओलिफिन, पूर्ण भरा कक्षक प्लस ओलिफिन का पाई स्टार कक्षक, प्लस ओलिफिन का ओलिफिन का कौन सा कक्षक है, पाई स्टार कक्षक। अब पाई स्टार क्या होता है, इसको बोलते हैं विपरीत बंधी, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग प्रकार का कक्षक जो होता है के साथ अतिव्यापन करते हैं। तब देखिए होगा क्या, अभी यहाँ पर डायग्राम के द्वारा इसको समझा भी रखा है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि संकरण तत्व इसका निर्माण करते हैं। दो प्रकार का यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा। दो प्रकार के ओवरलैपिंग कौन कौन से होंगे, एक ओवरलैपिंग तो ये है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे, और दूसरे प्रकार का जो ओवरलैपिंग है वो कौन सा होगा कि अगर मेटल का भरा हुआ कक्षक होगा तो वो ओलिफिन के पाई स्टार कक्षक के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब इसके साथ में अतिव्यापन करेंगे, जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या पश्च प्रकार का आबंधन। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के लिए अपर होता है, ये डबल बॉन्ड का। अब इससे इलेक्ट्रॉन किसके पास में गए, मेटल के पास में, तो ये कौन सा है, पहले प्रकार का, ये तो पहले प्रकार का है, मतलब पाई बंध से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चले गए, मेटल की तरफ, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, मेटल से, ये जो मेटल है इससे भी इलेक्ट्रॉन वापस कहां पर आए हैं, भरे हुए धात्विक कक्षों से, मेटल से कहां पर आए हैं, पाई स्टार कक्षकों की ओर आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो क्या होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले तो मेटल की तरफ जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे वापस, जो ये धात्विक कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहां पर आएंगे, पाई स्टार कक्षक, लिगैंड के पाई स्टार कक्षक की तरफ आएंगे। तो ये कौन सा है, ये 2 नंबर का है। तो इसका मतलब इसमें 1 नंबर भी होता है, इसमें 2 नंबर भी होता है, दोनों की दोनों चीजें मिलकर ओलिफिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो उसी में दिया है। इसी प्रकार एल्काइन धातु के, यहां पर भी वही चीज है, देखिए यहां पर भी वही चीज देखी हमने। इसी प्रकार क्या होगा, ये तो ओलिफिन यौगिक की संरचना है, मतलब डबल बॉन्डेड कोई कंपाउंड होगा तो उसकी संरचना है, ठीक है। अब ये उसी प्रकार की संरचना, ये डबल बॉन्डेड है, इनके बीच का जो बॉन्ड है 135 टू 150 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, और ये जो बंध होगा 125 टू 130 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। ये कौन जो है, ये 135 टू 150 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी संरचना का फॉर्मेशन हो जाता है ओलिफिन। अब ये तो हमने डबल बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में बात की, मतलब इसके बारे में डबल बॉन्डेड था। अगर हम ट्रिपल बॉन्डेड के बारे में बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, वो होते हैं एल्काइन, उनको बोलते हैं एसिटिलीन, उनको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिलीन प्रकार का कंपाउंड बोलेंगे। और एसिटिलीन क्या होता है, एल्काइन। देखिए एल्काइनों में भी एल्कीन की भांति धातु के रिक्त डी कक्षकों, अब यहां पर तो ओलिफिन में तो क्या हो रहा था, ओलिफिन में था डबल बॉन्ड, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ओलिफिन में क्या था, डबल बॉन्ड, जबकि एसिटिलीन में क्या होगा, एसिटिलीन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। बस इतना फर्क है, ओलिफिन में डबल बॉन्ड होगा, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं।
तो एल्काइनों में भी एल्कीन की भांति धातु के रिक्त डी कक्षकों, मतलब मेटल का रिक्त डी कक्षक जो है, अब हम किसके बारे में, एसिटिलीन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी सेम टू सेम होगा। धातु के रिक्त डी कक्षकों और एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में तथा धातु के भरे हुए कक्षकों और एसिटिलीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में अतिव्यापन होता है, और वो किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये है रिक्त डी कक्षक, और ये रिक्त डी कक्षक किसके हैं, मेटल के, ठीक है, ये धातु के रिक्त डी कक्षक हैं, और ये कौन से हैं, एल्काइन के भरे हुए कक्षक हैं। तो ये इस तरीके से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन दे देंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, अब उसके बाद में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे। देखो इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में सबसे पहले तो आगे की तरफ बॉन्डिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का दान एल्काइन से पी कक्षक की तरफ होगा, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, डी कक्षक से एल्काइन पाई स्टार इलेक्ट्रॉन की तरफ आ जाए, ठीक है। तो यहां तक अभी हमने जो बात की है वो अभी हमने बात की है वर्गीकरण के बारे में। लास्ट वर्गीकरण जिसमें हमने आयनिक के बारे में बात की, सहसंयोजक के बारे में बात की, और सहसंयोजक के साथ में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, वो सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के बारे में, और वो जो दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है वो कौन सा है, लिगैंड की प्रकृति के आधार पर। लिगैंड की प्रकृति के आधार पर, लिगैंड की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है सरल, ठीक है, एक होता है सरल और एक होता है मिश्रित या मिक्स्ड। सरल को बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और जो मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक या मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। अब इसमें देखिए सरल जो होता है इसकी एक सिंपल सी चीज है ऑर्गेनिक ग्रुप प्लस मेटल, मतलब इसमें केवल कार्बनिक प्रकार का समूह होगा। और जब हम बात करेंगे मिश्रित की तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकता है, उसके साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी होगा, और उसी के साथ में क्या होगी, मेटल भी होगी, ठीक है। अब जो सरल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, और एक होता है असममित जिसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो देखिए सरल क्या है, इन यौगिकों में धातुओं के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि धातुओं के साथ कार्बनिक समूह जुड़े रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सरल। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा C2H5 की ट्वाइस Zn, ये सममित प्रकार का है, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम असममित के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल मान लीजिए ये है C2H5Mg C6H5, मतलब एथिल फेनिल मैग्नीशियम, ये इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले सरल कार्ब धात्विक, सरल इन यौगिकों में धातुओं के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं, मतलब ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जुड़े रहेंगे, कोई भी इनऑर्गेनिक प्रकार का कंपाउंड इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। उसके बाद में ये दो प्रकार के हैं, एक है सिमेट्रिकल प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो यहाँ पर बता रखा है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक ग्रुप, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े रहें तो उसको सममित कहते हैं। इनमें धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए समस्त कार्बनिक समूह समान होते हैं। फॉर एग्जांपल डाईएथिल जिंक, जिसके अंदर हमने यहाँ पर बात की है डाईएथिल जिंक की, और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फेरोसिन की। फेरोसिन के साथ भी दोनों कंपाउंड एक जैसे जुड़े रहेंगे, C5H5 जिसको हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल कहते हैं, Fe, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है असममित प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक। असममित प्रकार का जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो क्या है, इन यौगिकों में धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए कार्बनिक समूह अलग अलग प्रकृति के होते हैं। असममित में क्या होता है, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा, जो असममित है इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रकृति, ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रकृति क्या होगी, ये होगी अलग अलग। ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो ये इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एथिल भी जुड़ा हुआ है और फेनिल भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए। फेनिल यहाँ पर कौन सा है, फेनिल यहाँ पर है एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। और जो एथिल है ये यहाँ पर क्या है, एलिफेटिक।
एलिफेटिक, ठीक है। एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी, तो दोनों की नेचर जो अलग अलग है, इस वजह से इसको असमित प्रकार का कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है CH3ZnC6H5, जिसमें ये क्या है, ये एरोमेटिक है और ये कौन सा होता है, एलिफेटिक प्रकार का है, ठीक है। तो इस वजह से असमित प्रकार का यौगिक हो गया। नेक्स्ट है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है इस प्रकार के कंपाउंड जिसमें कार्बनिक यौगिक, मेटल और इसी के साथ साथ कार्बनिक यौगिक, मेटल और इसी के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी जुड़ा रहता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड प्रकार के कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक RNGX, जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक मेटल है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके वर्गीकरण की। अभी तक हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की परिभाषा, उसके नामकरण और वर्गीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कुछ उपयोगों के बारे में और लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की स्टडी करेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहें, इनसे अपने नोट्स बनाएं और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।